देवानंद जी, आप इस बात से सहमत हैं? क्योंकि जब हम श्वेत पत्र की जो 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 चंद्रभूषण जी बात कर रहे हैं, अगर हम श्वेत पत्र की बात करते हैं तो सवाल यह है कि क्या ये इससे कुछ हासिल होगा? भारतीय जनता पार्टी या आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आपने उनके जितने भी वक्तव्य सुने होंगे, वो एक उनका जो लगाव है, वो जीवन रेखा जो भारत की है गंगा, उसके लिए वो प्रतिबद्ध है। और एक चीज़ मैं बताऊं आपको कि आप देखेंगे गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक सॉल्यूशंस की बात आप कर रहे थे, और ठक्कर साहब ने बहुत अच्छी बात कही और पांडे साहब की बात हमने सुनी। एक चीज़ मैं बताऊं कि किसी भी नदी को या माँ गंगा को साफ करना है आपको, तो दो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। गंगोत्री से गंगा सागर तक एक सॉल्यूशन, मेरा सुझाव मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरा पांडे साहब भी है, देख हैं हमारे सामने साथ में हैं। मैं आपको बताऊँ सबसे पहले गहराई उसकी आप देखेंगे सन 80 में ठक्कर साहब जो गंगोत्री से गंगा सागर तक एवरेज गहराई गंगा की 10 से 12 मीटर हुआ करती थी। आज एवरेज गंगा की तलहटी पटते पटते आज स्थिति ये हो गई कि आज 5 से 7 मीटर गंगा रह गई है। गंगा को गहरी करने से जो बाढ़ के दिनों में पानी खेतों में चला जाता है, हजारों लाखों हेक्टेयर भूमि हमारी जो खेती की है वो बर्बाद हो रही है, और सरकार उस पर मुआवजा भी देती है जी। आप देखेंगे, मैं आपसे कहता हूं, और ठक्कर साहब भी है, इस देश में आज़ादी के समय आप देखेंगे भारत को आज़ादी दिलानी पड़ी तो एक नारे की जरूरत हुई कि लोगों को, जनता को, इस देश को मोटिवेट करने के लिए तो वंदे मातरम का नारा दिया, और उस देश में हंसते हुए इस देश का नौजवान क्रांतिकारी फांसी के फंदे को चूम लिया था। आज़ादी के बाद अब वो स्थिति नहीं है। आज हमको गंगा को बचाने के लिए एक जनता में जन जागरण करना होगा, और मुझे लगता है कि आज़ादी के पहले अगर वंदे मातरम का नारा था, तो आज आज़ादी के बाद इस जीवन रेखा को बचाने के लिए अगर आप गंगे मातरम का नारा दें, तो मुझे लगता है ये जन जागरण के लिए ठक्कर साहब भी है और पांडे साहब भी हैं, गंगे मातरम का नारा दें। चुनौतियां क्या साबरमती को उस शक्ल देने में और गंगा को इस तरह से साफ करने में, वो चुनौतियां अलग अलग हैं? साफ तौर पर बहुत अलग है। एक्चुअली जो साबरमती में हुआ है उसको हमें रियलिस्टिक तरीके से देखना चाहिए। साबरमती में जो आपको दोनों धारा में पानी दिखता है दोनों किनारे से, वो सिर्फ 10 किलोमीटर के स्ट्रेच में है जी। जहाँ पर नर्मदा कैनाल साबरमती में पानी छोड़ती है, वहाँ से लेके नीचे वासना बैरेज है, वो 10.4 किलोमीटर स्ट्रेच में। आप वासना बैरेज के नीचे जाएंगे तो साबरमती का हाल, यमुना का हाल जो दिल्ली में उससे बदतर है। और आप यदि नर्मदा कैनाल जहाँ साबरमती में पानी डालते हैं उससे ऊपर जाएंगे तो साबरमती सूखी भट्ट मिलेगी आपको, एक बूंद नॉन मानसून मंथ में पानी नहीं है। और ये जो पानी आपको दिखता है वो साबरमती का पानी है ही नहीं, वो नर्मदा का पानी है। और उस पानी पे अहमदाबाद का कोई अधिकार ही नहीं था। वो पानी कच्छ सौराष्ट्र के लिए वो नर्मदा का योजना बनी है। तो ये रियलिटी है साबरमती की। और जहाँ तक साबरमती वैसे उससे छोटी नदी है, तो इसलिए गंगा बहुत अलग चीज है। और जैसे मैंने कहा, आप यदि नदी को एक पूरा समग्र तरीके से, एक रिवर बेसिन के तरीके से देखेंगे तो आपको बहुत अलग तरीके से उसको लेना पड़ेगा। देवानंद जी ने एक महत्व की बात की, जैसे उसकी गहराई कम हो गई है, वो क्यों हुई है? वैज्ञानिक तरीके से देखेंगे तो उसका एक और उसका परिणाम डेल्टा तक होता है। हमने अभी एक बहुत महत्व का अध्ययन किया है, वो पहली बार पता चला है कि नदी का एक बहुत महत्व का काम होता है सिल्ट को डेल्टा तक ले जाने का। और वो सिल्ट यदि डेल्टा नहीं पहुंचती है तो जैसे उन्होंने कहा वो नदी में रह जाती है। वो क्यों रहती है? क्योंकि उसको फ्लड पल्स मिलता ही नहीं है। वो फ्लड पल्स मिलेगा, वो बांधों की वजह से, डाइवर्जेंस की वजह से नहीं मिल रहा है। वो यदि उसको फ्लड पल्स नहीं मिलेगा तो वो डेल्टा तक सिल्ट जाएगी, और डेल्टा तक नहीं जाती है। और जो इरोजन है वो तो समुद्र का तट बढ़ रहा है, वैसे उससे इरोजन बढ़ रहा है। तो वो जो इक्विलिब्रियम था, यहाँ से सिल्ट आती थी, वहां से समुद्र का मार चलता था, तो वो इक्विलिब्रियम भी खत्म हो गया है। और वो सिल्ट आज नदी के तट में बैठी हुई है, उससे फ्लड बढ़ता है, लोगों की मुश्किलें बढ़ती हैं जी। तो इसका कारण ये है कि जब ये सब योजनाएं बनाई हमने, तब भी हमने नदी को समग्रतया देखा नहीं, आज भी नहीं देख पा रहे हैं। वो जब तक हमारी दृष्टि नहीं बदलेगी तब तक शायद नदी को सुधार मुश्किल है। गंगा की सफाई का जो मूवमेंट चला रहे हैं, इसमें एक बहुत बड़ा अड़चन ये है कि जो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किसी काम का ही नहीं है। क्या इसको फिर से इस इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़े किए जाने की जरूरत है? और अगर
ऐसा करना है तो उसमें चुनौतियां क्या, क्योंकि राज्य सरकारों की भी इसमें हिस्सेदारी हो जाएगी। चंद्रभूषण जी, आपने शुरू में जो बात उठाई थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो इंफ्रास्ट्रक्चर करीब करीब नाम का इंफ्रास्ट्रक्चर रह चुका है। आपने ये भी कहा कि श्वेत पत्र आना चाहिए, लेकिन कुल मिलाकर आप क्या उम्मीद कर रहे हैं नई सरकार से? जनता को कैसे जोड़ा जाएगा और ब्यूरोक्रेटिक जो पूरा तरीका सेटअप है उसको कैसे बदला जाएगा? क्या चुनौतियां आप देखते हैं इसके लिए? देखिए, नदियों की सफाई का काम इतना आसान नहीं जितने आसानी से इसको समझा जा रहा है। इतना जरूर है कि वर्तमान सरकार में एक मजबूत इच्छा शक्ति है और उसकी नीयत पर भी कोई संदेह नहीं है, और ये मंत्रालय भी एक अच्छे व्यक्ति को, सुश्री उमा भारती जी को दिया गया है। इससे आशा तो बधी है। लेकिन देखिए, जो मैंने श्वेत पत्र की बात की, गंगा एक्शन प्लान पर श्वेत पत्र आए, इसके पहले मुझे जोड़ना है कि एक दूसरा श्वेत पत्र जो गंगा नदियों का स्वास्थ्य है उसको लेकर आना चाहिए जी। नदियों की पीड़ा क्या है, उनका स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, चाहे गंगा है या उसका यमुना है या महानदी है या सरयू है। ऐसी 34-35 नदियां हैं जो गंगा को कहीं न कहीं से पानी दे रही हैं। तो हमें तो गंगा का संपूर्ण जो नदियों का स्वास्थ्य है उस पर श्वेत पत्र आना चाहिए। उनकी समस्याएं क्या है, चुनौतियां क्या है। देखिए, जब तक आप प्रॉब्लम को डायग्नोस नहीं करेंगे, सही समाधान लेकर नहीं आ सकते। एक तो ये श्वेत पत्र नदियों के स्वास्थ्य पर आए, दूसरा अभी तक जो प्रयास हो रहे थे उस पर श्वेत पत्र आए, और इन दोनों श्वेत पत्रों के आलोक में एक समग्र इंटीग्रेटेड रिवर डेवलपमेंट प्लान या प्रोजेक्ट बनना चाहिए, और तभी चल के हम कुछ कर पाएंगे। देखिए, मंत्रालय बना है, अभी ठक्कर साहब ने कहा कि अभी उसका चार्ज भी नहीं लिया है मंत्री जी ने। निश्चित रूप से देखिए, केवल मंत्रालय बना देने से काम नहीं होगा। अभी देखिए, तमाम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो राज्यों में बने हुए हैं, उनके पास स्टाफ नहीं है, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनके पास संरचनाएं नहीं है। तो हमें ये जो मंत्रालय बनाए हैं, इसको हमको नदियों के हर कोने कोने पहुंचने के लिए मानव संसाधन का एक ढांचा खड़ा करना होगा। और हमारी जो मांग रही है, मिशन कल के लिए जल एक अभियान में पिछले 1 दशक से चला रहा हूं, मेरी मांग थी कि 3-3 किलोमीटर पर नदी जल पंचायतें बनाई जाए, नदी के किनारे रहने वाले मल्लाह और तमाम तटवासी लोगों को शामिल किया जाए, लोगों की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी हो, भागीदारी बढ़ानी होगी। बिल्कुल। हिमांशु ठक्कर जी, दुनिया में जो तमाम नदियां हैं, और खास करके यूरोप की अगर हम बात करें, टेम्स नदी या बाकी सब उनके ऊपर जो स्टडी जो हुई, वो स्टडी ये बताती है कि ऐसी नदियों को साफ करने में जो पश्चिम के विकसित देश हैं उनको भी करीब करीब 20 से 25 साल लगे। अशोक जी, देखो, 40 साल से पोल्यूशन कंट्रोल तंत्र हमारे देश में है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल है, पूरी ब्यूरोक्रेसी है। 40 साल के बाद आप एक नदी ऐसी दिखा सकते हैं जो पोल्यूशन तंत्र ने साफ करके दिखाई। एक छोटी नदी, एक उपनदी 40 साल में नहीं हुई। उसका कारण, और ये एक्चुअली किसी से भी स्वतंत्र रूप से पूछिए, आप बताएगा कि पोल्यूशन कंट्रोल तंत्र जो पूरा करप्शन ऑफ डेन ऑफ करप्शन हो गया है, इसीलिए नहीं हो पा रहा है। तो उसके साथ साथ जैसे स्यूएज ट्रीटमेंट प्लांट की बात की देवानंद जी ने, और उन्होंने भी की, क्यों नहीं चल रहे हैं? इसका सिर्फ कारण बिजली नहीं है, ये नहीं है। आप दिल्ली में सबसे ज्यादा स्यूएज ट्रीटमेंट प्लांट है, 22 है, उसमें से एक भी उसके कैपेसिटी से मुताबिक काम नहीं कर रहा है। लेकिन आपको पता है क्यों काम नहीं कर रहे? किसी को पता है क्यों नहीं काम कर रहे? कौन जिम्मेदार है, किसी को पता है? जब वो काम नहीं कर रहे तो कोई जिम्मेदार व्यक्ति के ऊपर कोई कदम उठाया गया है कभी भी? और ये गैर कानूनी है। जो देश की राजधानी धड़ल्ले से कर रही है, अनट्रीटेड स्यूएज जो नदी में डाल रही है, वो गैर कानूनी है। और उसको कोई रोकने वाला नहीं है। एग्जैक्टली, उसका कारण है कि हमारा ये जो पूरा तंत्र है उसमें कहीं भी ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और पार्टिसिपेशन के नॉर्म्स नहीं है। बिल्कुल। हर 3 किलोमीटर की नदी पे एक मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाए, वो एम्पावर्ड कमेटी हो, उसको सब अधिकार हो, सभी जानकारी लेने का, और उसको अधिकारी को अकाउंटेबल करने का। और यही ऐसी मैनेजमेंट कमेटी हर एसटीपी के लिए, हर शहर के लिए, हर मोहल्ले के लिए बननी चाहिए। बिल्कुल। और वो नीचे से ऊपर इससे भागीदारिता भी बढ़ेगी और साथ साथ ट्रांसपेरेंसी भी आएगी और अकाउंटेबिलिटी आएगी, जो कि बहुत जरूरी है। मैं देवानंद जी आपसे आखिरी बात जानना चाहूंगा। यहाँ पर कहा कि लोगों की भागीदारी की बात आई, तो हम अगर बनारस ले, आप जहाँ के वाराणसी के हैं, बनारस के लिए लोग गंगा आचमन भी करते हैं, लेकिन यही लोग गंगा की इस दुर्दशा के लिए भी बहुत हद तक जिम्मेदार हैं। ठीक है, सरकारी ब्यूरोक्रेटिक पूरा महकमा एक है जो कि काम नहीं कर रहा है, लेकिन आम लोग भी हम देखते हैं कि नदी की सफाई को लेकर सेंसिटिव नहीं है। पहले की तुलना में मैं भी वहीं पैदा हुआ, और पहले की तुलना में काफ़ी अवेयरनेस आई है, और ये समस्या जो आप बता रहे हैं ये है, लेकिन धीरे धीरे मैंने कहा ना कि बहुत व्यापक एक कंबाइंड एफर्ट करने की जरूरत है। और पांडे साहब ने भी कहा, ठक्कर साहब ने भी, कि जो सपोर्टिंग नदियां हैं उनके साथ, गंगा के साथ, वो सारा एक कंबाइंड एफर्ट होगा, तब जाके इतना बड़ा एक विजन एक पूरा हो सकता है इस देश में। और मुझे लगता है कि एक बात बहुत महत्वपूर्ण है अशोक जी, ईमानदारी। आज अगर एक आदमी ईमानदार हो तो निश्चित रूप से उसका जो लक्ष्य है वो जरूर पूरा होता है।
बहरहाल ये हमने आज खास तौर से बात की गंगा सफाई को लेकर के एक और अब चलते चलते इस पूरे हफ्ते आरटीआई को लेकर जो कुछ देश भर में होता रहा वो सभी लेकर आ रहे हैं हमारे संवाददाता आरटीआई इस हफ्ते में। भाषा किसी भी देश की पहचान होती है। जिस देश की भाषा जितनी समृद्धशाली होती है वह देश उतना ही समृद्ध माना जाता है। सूचना अधिकार कानून से पता चला है कि भारत सरकार हिंदी भाषा को लेकर संवेदनशील नहीं है। लखनऊ के रहने वाले एक आरटीआई कार्यकर्ता ने भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में आरटी डालकर जब यह जानना चाहा कि क्या भारत सरकार हिंदी भाषा को संयुक्त राष्ट्र संघ में आधिकारिक प्रस्ताव पेश करने जा रही है, तो विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं पेश किया जा रहा है, क्योंकि इसके पीछे की जो वजह है कि इसके पेश करने से हिंदी भाषा को लेकर हर साल 82 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। आरटीआई लगने के बाद जागे अफसर और थमाया नोटिस। मामला ग्राम पंचायत समोदा, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है। एक आरटीआई कार्यकर्ता 2005-6 से लेकर के 2012-13 के बीच में जो ग्राम पंचायत में जो पूरे कार्य हुए थे उसके जो रिपोर्ट कार्ड जो था उसकी जानकारी मांगी थी। अफसर जो है उनको कोई जानकारी नहीं थी, तो ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव को नोटिस जारी करके पूरा का पूरा जानकारी मांगी। वहाँ पर जो ग्राम पंचायत में 2005 से लेकर के 2012-13 के बीच में लगभग 90,13,470 रुपये का खर्च किया गया था। एक ही एनजीओ को दे दिए गए 50 लाख रुपए। खबर कोरबा छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है। यहाँ पर आदिवासियों के विकास के लिए जो एनजीओ है उसका चयन करने में कुछ पारदर्शिता में घालमेल सामने आया है। एक आरटीआई कार्यकर्ता है जिन्होंने इस पूरे मामले में आरटीआई लगाकर मामले का खुलासा किया है, जो कि वन जो विकास और महिलाओं से जुड़ा हुआ एक संगठन, गैर सरकारी संगठन एनजीओ है, जिसको कि यह पैसा दिया गया है। और यहाँ पर आदिवासियों के उत्थान के लिए कई छोटी छोटी योजनाएं चल रही हैं जिसके तहत यह पैसा दिया गया था। अब जब मामला प्रकाश में आया है तो यह आरोप लगा है कि इसका टेंडर नहीं निकाला गया और बिना पारदर्शी तरीके से किसी एक को इसका पूरा पैसा दे दिया गया। खबर हिमाचल प्रदेश से है। सूचना अधिकार कानून का प्रयोग करके लोग भ्रष्टाचार के मामले तो उजागर करते हैं, इसके साथ ही साथ समाज में जो छोटी मोटी अनियमितताएं होती रहती हैं उनको भी लेकर लोग आरटीआई लगाते हैं। ऐसा एक मामला है हिमाचल प्रदेश के गुना से, जहां पर एक महिला ने अपने फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी प्राप्त कर ली, लेकिन जब वहीं के रहने वाले एक आरटीआई आवेदक ने आरटीआई डालकर ये जानना चाहा, शिक्षा विभाग से जानना चाहा कि इस महिला ने जो अपने शैक्षिक प्रमाण पत्र लगाए हैं वो उनकी फोटोकॉपी दीजिए। फोटोकॉपी मिलते ही साफ पता चल गया कि जो उसने बीएड और स्नातक की मार्कशीट लगाई थी वो फर्जी है। जब मामला शिक्षा विभाग तक पहुंचा तो शिक्षा विभाग ने तुरंत आनंद फानन में उस महिला को नौकरी से निकाल दिया। यूपी में मचा हुआ है गुंडाराज। आपसी रंजिश के चलते एक आरटीआई कार्यकर्ता का हुआ है कत्ल। खबर मेरठ से है। मेरठ में संजय त्यागी नाम के एक आरटीआई कार्यकर्ता का कत्ल हुआ है, जो कि आरटीआई को लेकर कई बड़े मामलों का खुलासा करते रहे हैं और वहां पर जन सूचना एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे हैं। संजय त्यागी अपने खेत पर काम के लिए जा रहे थे। उस वक्त उनको करीब से 6 गोलियां मारी गई, जिससे मौके पर उनकी मौत हो गई। संजय त्यागी के पिता ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है, लेकिन अभी तक इस मामले में किसी भी हमलावरों का सुराग नहीं लग सका है। जो दोस्ती नगर उन्नाव का क्षेत्र है वहां पर एक आरटीआई कार्यकर्ता को घेर करके उसे चाकू इसलिए सिर्फ मार दिया गया और लगभग कार्यकर्ता को भागते हुए आरटीआई कार्यकर्ता को भागते हुए पीछे से हालांकि गोली मारी गई, लेकिन वो गोली नहीं लगी। वो सिर्फ इसलिए कि जो प्रधान के पति थे वो नाराज थे, क्योंकि आरटीआई कार्यकर्ता ने आरटीआई लगाकर कुछ सूचना मांगी थी। सबसे बड़ा सवाल, लाख टके का सवाल, क्या उस पर कोई कार्रवाई होगी? पुलिस तो मामला दर्ज कर चुकी है, लेकिन वहां पर ये देखा जाता है कि कोई कार्रवाई नहीं होती। और ये था आरटीआई इस हफ्ते, और इसी के साथ आज के कार्यक्रम में इतना ही। चंद्रभूषण पांडे जी, आप लखनऊ से जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देवानंद जी और हिमांशु ठक्कर जी, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, कोई भी प्रतिक्रिया चाहे तो आप भेज दीजिए। हमारा पता है जानने का, कमरा नंबर 226, दूरदर्शन भवन, टावर बी, मंडी हाउस, कॉपर कसमाग, नई दिल्ली 110001। आप चाहें तो हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है janne.gmail.com, और आप हमारे ट्विटर हैंडल से भी जुड़ सकते हैं, जो कि आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहा है। फिलहाल इस हफ्ते इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।